Our next story is about a workplace, one that was supposed to be safe, but is now at the center of serious allegations. 7 accused have been arrested so far, while the alleged mastermind, Nida Khan, remains absconding. Multiple TCS employees here have made allegations of sexual harassment and religious coercion. 2 Feb 2026 नासिक के एक पॉलिटिकल पार्टी वर्कर को एक इनसाइडर टिप मिलती है कि टीसीएस ऑफिस के बीपीओ यूनिट में कुछ लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है और इस मैटर पे उसे आवाज उठानी चाहिए। लेकिन वो वर्कर शुरू में तो इसे इग्नोर कर देता है, ये सोच के कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में आखिर क्या ही गलत हो सकता है, इसीलिए वो इस मैटर को इग्नोर कर देता है। मगर सिर्फ कुछ ही दिन बाद उसे पता चलता है कि टीसीएस ऑफिस में कन्वर्जन रैकेट चल रहा है, जहां हिंदू लड़कियों को इस्लाम की प्रीचिंग की जा रही है। और हद तो तब हुई जब उसे पता चला कि एक 23 साल की लड़की जिसका अनडिस्क्लोज नाम एक्स है, वो रमजान पे रोजे रख रही है, नमाज पढ़ रही है और यहाँ तक कि हेड स्कार्फ भी पहनने लगी है। एंड तब उसे समझ आता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, इसलिए वो तुरंत नासिक पुलिस में कंप्लेंट करता है और पुलिस को एक्शन लेने को कहता है। मगर नासिक पुलिस ऐसे ही कोई एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि उनके पास ना ही कोई प्रूफ और ना ही कोई फॉर्मल विटनेस थी जिससे वो एक्शन ले सके। इसलिए पुलिस एक इंटरनल कमिटी बना के 8 वुमेन ऑफिसर्स को टीसीएस ऑफिस में एज एन अंडरकवर भेजती है, ताकि वो देख सके कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। एंड टोटल 3 हफ्ते के इस ऑपरेशन के बाद उन ऑफिसर्स ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कन्वर्जन रैकेट ही नहीं बल्कि फुल फ्लेज्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट, फेक मैरिज प्रॉमिसेस, वर्कप्लेस एक्सप्लॉयटेशन और एंटी हिंदू रिमार्क्स खुले में चल रहे हैं। लेकिन किसी वजह से कोई भी लड़की इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही। फिर वो ऑफिसर्स जैसे तैसे करके वहाँ की लड़कियों से दोस्ती करते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं कि वो एफआईआर फाइल करे और बाकी सब वो देख लेंगे। मगर वो लड़कियां इतनी डरी हुई होती है कि कहीं उनकी जॉब ना चली जाए या उनकी आइडेंटिटी ना रिवील हो जाए। इसलिए पुलिस उन लड़कियों से प्रॉमिस करती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो नासिक पुलिस पे भरोसा करे। एंड तब जाके अराउंड 26 मार्च को पहली एफआईआर फाइल होती है। उस एफआईआर में लड़की एक्स ने अपनी पूरी स्टोरी बताते हुए 3 लोगों का नाम मेंशन किया, दानिश शेख, तौसीफ अख्तर और निदा खान। दानिश एक्स के कॉलेज से ही था, जिस वजह से इन दोनों में पहले ही दोस्ती हो गई। फिर इसी दोस्ती का फायदा उठा के दानिश ने एक्स को अपने प्यार के जाल में फंसाया। फिर उससे झूठी शादी का बहाना बना के फिजिकल रिलेशंस बनाए, जबकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। और यही बात जब दूसरे एम्प्लॉय तौसीफ अख्तर को पता चली तो वो भी एक्स को ब्लैकमेल करने लगा और कहने लगा कि वो उसकी और दानिश के बारे में सबको बता देगा। और इन सब की मास्टरमाइंड थी निदा खान। शी वॉज द गुड कॉप जो अच्छा बनने का मुखौटा लेकर इविल काम करती थी। शी वॉज द वन जिसने एक्स को कहा कि लोग उसे इसलिए छेड़ते हैं क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना है और वो अगर इस्लाम अपना लेगी तो कोई उसे परेशान नहीं करेगा। यहाँ तक कि वो एक्स को नमाज पढ़ने और रोजे रखने के लिए भी इंसिस्ट करती थी। और जैसे ही यह खबर बाहर आई तो हिंदू ग्रुप्स अक्रॉस नासिक प्रोटेस्ट करने लगे और डिमांड करने लगे कि इन सभी कल्प्रिट्स को अरेस्ट किया जाए, जिसके चलते दानिश शेख और तौसीफ अख्तर को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन निदा खान फरार हो जाती है, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ सर्च जारी रखती है। और यही सब डेवलपमेंट्स देखकर टीसीएस ऑफिस की बाकी विक्टिम्स में भी अब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो भी अपनी आवाज उठाए। इसीलिए अप्रैल 1 से लेकर 3 के बीच नासिक पुलिस में 8 और एफआईआर फाइल होती है, जिसमें दानिश शेख, तौसीफ अख्तर और निदा खान के अलावा 5 और लोगों के नाम थे। और वो उन्हीं के ऑफिस के एम्प्लॉइज रजा मेमन, आसिफ अंसारी, सफी शेख, शाहरुख कुरैशी और उनकी एचआर मैनेजर अश्विनी चैनानी भी थी। अकॉर्डिंग टू दोस कंप्लेंट्स फाइल्ड, एक न्यूली मैरिड लड़की को रजा मेमन ने उसके हनीमून को लेकर एक्सट्रीमली प्राइवेट और अनकंफर्टेबल सवाल पूछे थे। और दूसरी एफआईआर के अकॉर्डिंग आसिफ अंसारी ने तो एक वुमेन को लिफ्ट पैसेज के पास जबरदस्ती हक करने की कोशिश की और एक न्यू ज्वाइनी लड़की को ट्रेनिंग पीरियड में ऑब्सीन और गंदे सवाल पूछे वाइल स्टेरिंग एट हर ब्लाउज। एक और एफआईआर के अकॉर्डिंग सफी शेख ने गुड़ी पाड़वा के दिन गुस्से में आकर एक एम्प्लॉय की साड़ी का पल्लू खींच दिया था।
एंड इनफैक्ट उसी दिन ऑफिस में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सफी शेख, शाहरुख और रजा मेमन ने ओपनली इन औरतों को हरास किया। और ना ही सिर्फ फिजिकल हरासमेंट बल्कि इन लोगों ने हिंदू रिलीजन और भगवानों को लेकर ऑब्सीन रिमार्क्स तक पास करे। मीनवाइल यही सारी बातों की कंप्लेंट जब वुमेन एम्प्लॉइज ने उनकी HR मैनेजर अश्विनी चेनानी से की तो उल्टा वो उन्हीं को सुनाने लगी कि ये सब तो कॉर्पोरेट में चलता है, तुम इन सब पर ध्यान क्यों दे रही हो, जबकि वो खुद भी इन सभी कल्प्रिट्स के साथ मिली हुई थी। एनीवेज, जल्दी ये न्यूज नेशनल हेडलाइंस बन जाती है और पूरे देश की नजरें इस केस पे चली जाती है, जिसके चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक SIT फॉर्म की और नासिक ATS और NIA को भी इन्वॉल्व किया गया ताकि अगर कोई फॉरेन एंगल हो तो उसे भी एक्सप्लोर किया जाए। जिसके बाद इन सभी कल्प्रिट्स को पुलिस अरेस्ट करके पूछताछ के लिए ले जाती है, एक्सेप्ट निदा खान, क्योंकि वो अभी भी फरार थी। फिर उन सबके फोन्स, लैपटॉप्स, बैंक अकाउंट्स को मॉनिटर किया जाता है, जिससे पुलिस को सस्पिशियस ईमेल्स एंड व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन मिलते हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि ये लोग एक प्रॉपर कन्वर्जन रैकेट चला रहे थे। यहाँ तक कि विक्टिम्स के फोन से कुरान और अदर इस्लामिक एप्स मिली, जिससे ये लोग उन लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे। बट इन सब के बीच जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, निदा खान जो इतने टाइम से फरार थी, वो अपना नासिक कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल सबमिट करती है। लेकिन थैंकफुली 2 मई को कोर्ट उसकी बेल रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद सभी एजेंसीज अपनी पूरी ताकत से निदा खान को ढूंढने में लग जाती है एंड फाइनली 8 मई को संभाजी नगर के एक इलीगल फ्लैट में निदा खान को ट्रेस किया जाता है। और जब उस फ्लैट के बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये फ्लैट AIMIM के लीडर मतीन वाजिद पटेल का था, जिसने खुद निदा खान को यहाँ छुपने के लिए जगह दी थी, जिस वजह से पुलिस ने मतीन पटेल को भी हिरासत में ले लिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस फ्लैट को इलीगल होने और एक क्रिमिनल को हार्बर करने के लिए उसे डेमोलिश कर दिया। राइट नाउ ये केस ऑनगोइंग है और डिटेल्स आनी बाकी है। फिलहाल ये सभी कल्प्रिट्स पुलिस कस्टडी में हैं और उनके केसेस चल रहे हैं। बट टिल देन, जय हिंद।